हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की 7th नंबर की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी। वैसे फिजिक्स में हम स्मॉल जी का यूज शुरुआत से ही करते आए हैं। याद करो, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो वहां भी फॉर्मूले में हमें स्मॉल जी मिला था, जिसकी वैल्यू हम कहीं कहीं 9.8 और कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, सर्कुलर मोशन में, जहां जहां ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे वहां एक फोर्स लगाते थे वेट और उसकी वैल्यू लिखते थे mg। वहां भी हमें जी मिलता था। इवन क्लास 10th में भी आपने जी के बारे में पढ़ा होगा, बट कभी भी हमने डिटेल में जी को समझा नहीं कि ये जी क्या होता है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आती है। इस यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स पे जाएं तो क्या जी की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी। इवन अर्थ पे भी अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं, अर्थ सरफेस से नीचे जाएं तो जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होगा, इन सभी को आज की इस वीडियो में बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोशिश करना कि एक बार में आप वीडियो को कंप्लीट देखो और नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। सो स्टार्ट करें। हेडिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे, एक नया वर्ड दिख रहा है, चमक रहा है, ग्रेविटी। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जो वर्ड पढ़ा था वो था ग्रेविटेशनल। शुरुआत में ही हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास हो वो एक दूसरे को मास की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट ये ग्रेविटी क्या है, तो अब ध्यान से समझना। यह है प्लैनेट अर्थ, हमारी धरती मैया। यह है अर्थ का सेंटर। अर्थ का मास ले लेते हैं me, अर्थ की रेडियस ले लेते हैं re। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरल वर्ड है। इस यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी हो, प्लैनेट अर्थ हो, तो अर्थ अगर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ना कह के उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ जब भी किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जैसे अर्थ इस मार्कर पे, अर्थ मुझ पे, अर्थ मून पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसको हम आज के बाद से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मान लेते हैं अर्थ सरफेस के नजदीक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है स्मॉल m। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। अर्थ सरफेस के नजदीक है, अर्थ सरफेस से 1 मीटर 1.5 मीटर ऊपर होगा, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। तो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Fg लिख दें। Fg क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इस मार्कर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? Fg से। बट ये मार्कर नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी उंगलियों ने इसको पकड़ रखा है। अगर इसको हम छोड़ दें और ये फ्री टू मूव हो जाए तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है और उसको ए से नहीं स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंस ये एक स्पेशल एक्सेलरेशन है। तो 3 चीजें क्लियर हुई। पहली चीज, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ना बोल के फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। दूसरा, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जो फ्री टू मूव हो, मोशन करने के लिए एकदम स्वतंत्र हो, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और तीसरी चीज, उसको ए से नहीं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं मैथमेटिकली कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब देखो, एक फॉर्मूला लगाते हैं बेसिक सा, F इज इक्वल्स टू ma, जो यूनिवर्स का एक तरह से सबसे तगड़ा फॉर्मूला है।
F इज इक्वल्स टू ma। F की जगह ले लेते हैं Fg, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू m, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, उसको ऐसे नहीं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से। तो इसको जरा ध्यान से देखो, ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अर्थ की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, उसकी वैल्यू सीधे सीधे mg होती है। इसी को, किसको, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है, उसी फोर्स की वैल्यू को इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछे किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी से खींच रहा है, उसी फोर्स की वैल्यू को, जो कि mg होता है, उसे ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। तो वेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे दोबारा से इसको समझेंगे, वेट समझेंगे, मास समझेंगे, मास और वेट में डिफरेंस समझेंगे। अभी वेट को हटाओ, Fg इज इक्वल्स टू mg क्लियर हो गया। अब Fg का वो फॉर्मूला लिखें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से। Fg क्या होता है, कैपिटल G m1 में पहले ऑब्जेक्ट का मास यानी अर्थ का मास me, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास यानी m, ये मार्कर का मास, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की सेपरेशन। अब बीच की सेपरेशन देखो, बीच की सेपरेशन सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां तक re, और प्लस अर्थ सरफेस से ये ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे होगा वो हाइट जोड़ेंगे। बट ये हाइट कितनी होगी, 1 फुट, 2 फुट, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर। अरे किसी मीनार पे चढ़ जाओ, किसी टावर पे चढ़ जाओ, किसी 10 मंजिले मकान की छत पे चढ़ जाओ। एच की वैल्यू अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर कोई मायने नहीं रखता, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे। मान लेंगे कि इसके और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आरी है। तो ये हो गया आरी का स्क्वायर, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू जी। कोई डाउट नहीं है इसमें, m से m निपट जाएगा। यहां से हमें g की वैल्यू मिलेगी g me डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। यहां से हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। अब यहां से इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स एक एक करके समझते हैं, जिनको आप नोट के फॉर्म में लिखोगे। नोट नंबर 1, देखो इस डब्बे से पहले इस स्टेप को ध्यान से देखो, इसमें m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। यानी अर्थ सरफेस के नजदीक हम किसी मार्कर को छोड़ें या किसी हाथी को छोड़ें, दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर रियल लाइफ में हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को या लोहे के किसी बॉल को, और मान लीजिए किसी पक्षी का कोई पंख है या कागज का कोई छोटा सा टुकड़ा है, उसको छोड़ें तो दोनों पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें अलग अलग मिलती है। दोनों अर्थ सरफेस पे भी अलग अलग टाइम पे पहुंचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स काम करता है, वो है जो हवा है यहाँ पे, उसका एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। तो हवा की वजह से जो फोर्स लगता है वो, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके अनुसार फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन सपोज अगर यहाँ वैक्यूम हो और वैक्यूम में जहां एयर ना हो, वहां पे अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, चाहे उनका मास कुछ भी क्यों ना हो, एक 1 किलो का, एक 1000 किलो का हो, दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी, वो m पे डिपेंड नहीं करती। तो नोट नंबर 1 में आपको यही लिखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, प्रोवाइडेड कि यहां पे एयर रेजिस्टेंस या तो ना हो या तो फिर नेग्लिजिबल हो। लिख लेना इसको। नोट नंबर 2 देखो ये फॉर्मूला हमें तभी मिला है ना जब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की सेपरेशन अर्थ के रेडियस के इक्वल रखी है। यानी ये हाइट हमने क्या मानी है, नेग्लिजिबल। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के नजदीक छोड़ा जाए। अगर आप अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर चले जाएंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा।
तो आप नोट नंबर 2 में लिखोगे दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के एकदम नजदीक हो। अच्छा, नोट नंबर 3, हालांकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाला है, अर्थ सरफेस के नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूले के फॉर्म में ये कैलकुलेट करके निकाली है। क्या? कैपिटल जी एमई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन सोचो जरा, अर्थ की जगह कोई भी दूसरा प्लैनेट हो या कोई भी स्फेरिकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, चाहे कोई सैटेलाइट ही क्यों ना हो, जैसे चंद्रमा, जैसे मून या मार्स ले लें, या कोई भी दूसरा XYZ प्लैनेट ले लें, वो प्लैनेट ले लें जहां से कोई एलियन आया हो। बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म बनाई थी ना, क्या नाम था यार उसका, कोई मिल गया, उसमें देखा था एलियन कहीं से आया था किसी प्लैनेट से, वो प्लैनेट ले लें हम। उसे बॉलीवुड वाले कितना मतलब अजीब तरह का एलियन बनाते हैं नहीं, 2 पड़ाका मार के बोरे में बंद कर दो, फिर धूप 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 चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। एलियन बनाते सब हॉलीवुड वाले। हॉलीवुड वालों की फिल्म देखो, एलियन वर्सेस प्रीडेटर, उसमें देखो एलियन कितना खतरनाक होता है। वैसे जरूरी नहीं है कि कोई एलियन हो तो हम लोगों से खतरनाक ही हो सकता है हम लोगों से भी गया गुजरा निकल जाए, हो सकता है वो भी साला सुरती खाता हो, गुटखा खाता हो। खैर, मान लो ये कोई प्लैनेट है, अगर उस प्लैनेट पे हम जाके इस मार्कर को ड्रॉप करेंगे तो क्या वहां ये मार्कर नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। वहां भी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो काम करेगा ही करेगा। तो ऑल्दो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अर्थ सरफेस के नजदीक छोड़े गए किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए निकाला है, बट ये फॉर्मूला इस यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट के लिए सत्य है। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे मार्स पे, चाहे जुपिटर पे, चाहे कोई भी XYZ प्लैनेट अगर दे दिया जाए, बस वहां अप्लाई करोगे तो उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट का रेडियस पुट करना पड़ेगा। बट ये फॉर्मूला लग जाएगा हर जगह, क्योंकि हर जगह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला आएगा। तो आप लिखोगे नोट नंबर 3 में कि ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है, हर तरह के प्लैनेट या हर तरह के स्फेरिकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है। तो आप लिखोगे यहां पे इन जनरल GP इज इक्वल्स टू GMP डिवाइडेड बाई RP स्क्वायर। P मतलब प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के लिए फॉर्मूला काम करेगा, बस उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट का रेडियस हमें पुट करना पड़ेगा। सोचो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है ना, कि एक प्लैनेट ले लीजिए जिसका मास क्या हो, अर्थ के मास का डबल हो, MP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ME, और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का आधा हो। बताओ उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? कैसे सॉल्व करेंगे? ये फॉर्मूला अर्थ के लिए है, स्मॉल g इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर GP की बात करें तो क्या होगा? GMP डिवाइडेड बाई RP स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मास अर्थ के मास का क्या है? डबल 2ME, और रेडियस क्या है? आधा RE/2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा? 4, ऊपर जाएगा 4 गुणे 2 8, यह आ जाएगा 8GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। और GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर क्या होता है? ये होता है स्मॉल g, तो यह आ जाएगा 8 स्मॉल g। यानी उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 8 टाइम्स होगी, 8 गुना होगी। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन निपटा लोगे। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, क्या क्या सीखा आपने? नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 3 में लिख लेना भाई, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगला नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्मॉल g की वैल्यू हमें मिली GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। यहां से कैपिटल G, ME और RE की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ME 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24, या 6 इंटू 10 टू द पावर 24 भी आप रख सकते हो, डिवाइडेड बाई RE की वैल्यू
6400 किलोमीटर इंटू 10⁻³ कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है कि भाई आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, तो बड़े खुशी से उछलते हुए हम लोग तुरंत जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देते हैं। तो जी की वैल्यू कैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, ये क्लियर हुआ। ये वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं बताना चाह रहा था कुछ और, बट पहले सोचा कि इसकी वैल्यू ही बता देते हैं। अगला देखो नोट नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या मिली, जी एमई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। मान लेते हैं इस अर्थ का एवरेज डेंसिटी रो है। देखो अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चीजें हैं, कहीं पे वाटर है, कहीं पे सॉइल है, कहीं पे स्टोन है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो हर जगह की डेंसिटी भी अलग अलग है। बट एक एवरेज डेंसिटी अगर हम एज्यूम करें तो मान लेते हैं एवरेज डेंसिटी अर्थ की क्या है, रो। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है क्लास 6-7 में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मास की वैल्यू हमें मिलेगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से इस मास को चेंज करें तो डेंसिटी हो गया रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थ का ऐसे मोटे मोटे तौर पर जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल, हालांकि ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी चपटी हुई है, बट स्फेरिकल अगर ले लिया जाए तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल जी की वैल्यू मिलेगी 4/3 पाई, पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं रो, फिर लिख लेते हैं जी, फिर लिख लेते हैं आर ई। स्मॉल जी का देखो एक दूसरा फॉर्मूला मिला। ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए कि दो अलग अलग प्लैनेट ले लिया जाए, उसमें एक प्लैनेट अर्थ हो और एक दूसरा कोई भी XYZ वाला प्लैनेट हो, उसका बोला जाए कि एवरेज डेंसिटी अर्थ के एवरेज डेंसिटी का 5 टाइम्स है या 1/4 है और रेडियस 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए और बोला जाए कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में कितनी होगी, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप पढ़ के जाओगे, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर निपट जाओगे, अरे एवरेज डेंसिटी और रेडियस पूछा जा रहा है, इसमें तो एवरेज डेंसिटी है ही नहीं, तो इंटरचेंज करके ये एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो जी का ये भी एक फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी इसका यूज होगा, तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। उसके बाद देखो नोट नंबर 6, स्मॉल जी की वैल्यू हमें मिली जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। यहां से जी एम ई इज इक्वल्स टू मिलेगा जी आर ई स्क्वायर। है तो ये सिंपल सा कन्वर्जन, बट कभी भी अगर स्मॉल जी को कैपिटल जी में या कैपिटल जी को स्मॉल जी में इंटरचेंज करने की नौबत आई तो हम यही रिलेशन यूज करेंगे, जी एम ई इज इक्वल्स टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर या जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है वेरिएशन इन जी। सो राइट डाउन द हेडिंग वेरिएशन इन जी। देखो जी में वेरिएशन 4 तरीके से 4 केसेस में होता है। तो पहले इस तरीके से फिगर बना लेना कि पहले ही रजिस्टर पलटते हुए जब नजर पड़े तो पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए कि जी में वेरिएशन कैसे कैसे होता है। एक है अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी, अर्थ सरफेस से नीचे जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसकी वजह से भी स्मॉल जी की वैल्यू में, माने अर्थ सरफेस पे ही अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, उसको भी देखेंगे। और चौथा जो इसमें वेरिएशन है वो होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है ना, तो उसके घूमने की वजह से भी जी की वैल्यू में चेंज होता है, तो वो भी हम केस देखेंगे। अब इसमें आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो
अर्थ सरफेस से ऊपर अगर जाएं तो जी की वैल्यू में होने वाला चेंज। देखो अर्थ सरफेस से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर और नीचे का क्या कॉन्सेप्ट है? ऊपर और नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ये अर्थ है, ऊपर हम किसको बोलेंगे? कोई आदमी यहां खड़ा है तो ये बोलेगा भाई ये वाली डायरेक्शन ऊपर है। कोई आदमी यूरोपियन किसी कंट्री में ऐसे खड़ा है, ये बोलेगा भाई ऊपर की डायरेक्शन ये है। कोई आदमी यहाँ ये बोलेगा भाई ऊपर की डायरेक्शन ये है। कोई कहेगा ये है ऊपर, कोई कहेगा ये ऊपर। ऊपर का ऐसे सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेहतर होगा कि हम ये बोलें कि अर्थ सरफेस से रेडियली आउटवर्ड जाने पर जी की वैल्यू में होने वाला वेरिएशन, ये ज्यादा सही और टेक्निकली करेक्ट हेडिंग होगा। बट कोई नहीं, बुक में भी ऐसे ही लिखा रहता है तो लिख देते हैं वेरिएशन इन जी एबव अर्थ सरफेस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अर्थ की रेडियस आर ई, मास एम ई, अर्थ सरफेस से चले गए कहां? एच हाइट पे, काफी ऊपर, और वहां इस मार्कर को ले जाकर के छोड़ दिए। क्या होगा? अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी, इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम ए ना बोल के क्या बोलेंगे? जी। और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेट किया जाए? कैलकुलेट किया जाए? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से वही स्टेप्स। F इज इक्वल्स टू एम ए, एफ की जगह एफ जी, ए की जगह जी। लेकिन जी तो हम लोगों ने अभी पहले अर्थ सरफेस के नजदीक अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़े तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है वो लिया था हम लोगों ने। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो जाएगी इसलिए इसको जी ना लिखे कुछ और लिखना पड़ेगा, जी डैश ले लेते हैं। अब एफ जी क्या लिखेंगे? जी m1 में मास ऑफ अर्थ, m2 में मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस होगी आर ई प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी डैश। एम से एम निपट गया, यहां से जी डैश की वैल्यू हमें मिली जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। कैसा लग रहा है फॉर्मूला? मुझे तो गंदा लग रहा है। क्यों गंदा लग रहा है? क्योंकि इस जी डैश में कायदे से जी होना चाहिए ताकि अर्थ सरफेस के नजदीक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है उसके कंपैरिजन में हमें समझ में आए कि एच हाइट पे जाने पे जो जी डैश है वो कैसे जी के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो फिर से वही जुगाड़ अभी मैंने बताया था ना, जी एम ई इज इक्वल्स टू हम क्या चेंज कर सकते हैं? जी आर ई स्क्वायर पुट कर देते हैं। जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इस आर ई स्क्वायर को नीचे भेजें या इसी में से आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो जी डैश इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें से आर ई स्क्वायर खींच लेते हैं, बचेगा 1 प्लस एच बाई आर ई इसका स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, यहां से जी डैश क्या है? अर्थ सरफेस से अच्छी खासी हाइट एच पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना, लिख लेना चाहे तो इसके आगे, दिस इज द मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन में जब भी ये कहा जाए कि अर्थ सरफेस से आप सपोज आर ई हाइट पे ही चले गए, अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर हाइट पे चले जाओ या 2 आर ई हाइट पे चले जाओ या आर ई बाई 2 हाइट पर चले जाओ और बताओ वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे।
अब इस फॉर्मूले में एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि वो फॉर्मूला जब अर्थ सरफेस से मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते, जैसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे जाते हैं, तब वो फॉर्मूला लगाते हैं। नहीं तो 99% केसेस में यही फॉर्मूला लगेगा और यही फॉर्मूला लगाना सेफ रहेगा। इसमें देखो और क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन जी डैश इज इक्वल्स टू जी, इसको ले जाते हैं ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, 1 प्लस एच बाई आर ई और इसकी पावर -2। अब देखो इसमें एक थ्योरम लगेगा, उस थ्योरम को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली एक, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हो, वैसे एक तरह से फॉर्मूला है छोटा सा, 1 प्लस एक्स की पावर n। ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस आगे भी ये जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 2 क्या है? फैक्टोरियल 2 मतलब हुआ 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए? फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मैथ वाले जानते होंगे, बायो वालों के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये एक सिंपल सा ऐसे एक्सपेंशन है, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाइनोमियल थ्योरम को अगर हम यहां यूज करें तो इतना लंबा हमें एक्सप्रेशन नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, देखो इसके आगे यहां एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके अगले वाले टर्म में एक्स क्यूब आएगा, फिर x टू द पावर 4 आएगा, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? h बाई आर ई, एच बाई आर ई। तो h अगर सपोज आर ई के कंपैरिजन में कम है, h क्या है? आर ई के कंपैरिजन में कम है। जैसे आर ई 6400 किलोमीटर होता है, h सपोज 10 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी, इसका स्क्वायर करोगे एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर, या इसका क्यूब करोगे एच क्यूब बाई आर ई क्यूब, तो ये वैल्यू और छोटी होगी। यानी इसके एक्सपेंशन में जो ये वाला टर्म मिल रहा है, इसका आगे वाला टर्म मिल रहा है, उसका आगे वाला टर्म मिल रहा है, उसकी वैल्यूज बहुत छोटी होंगी। जैसे देखो 1/10, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 0.1। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 1/100 हो जाएगा, ये आएगा 0.01, और छोटा हो गया ना। क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आगे के इन सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से 1 प्लस एक्स की पावर n में ये फॉर्मूला लगाएंगे और आगे के सारे टर्म्स को छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू, सीधे सीधे लगाएंगे 1 प्लस एन एक्स। हालांकि इसमें और भी कई सारी कॉम्प्लिकेसी है, पावर माइनस होता है तो अलग कंसेप्ट लगता है, प्लस होता है तो अलग, बहुत सारे इसमें पेपच है, वो सारे कॉम्प्लिकेसी में हम नहीं जाते। बस सीधा फंडा समझो, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। फिजिक्स में इतना ही लगता है। तो 1 प्लस एन एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो एक फॉर्मूला ये भी हमें मिला, बट ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब h आर ई के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब इस पे देखो छोटे छोटे कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अर्थ सरफेस से, क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ सरफेस से आर ई डिस्टेंस की हाइट पे जाएं अगर, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? तो इस फॉर्मूले से देखो, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? आर ई बाई आर ई, इसका स्क्वायर कितना होगा? 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी बाई 4। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ सरफेस से, ध्यान से सुनना, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जाएं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी जो जी डैश है, वो जी से घट के सिर्फ जी का 49% रह जाए। 50% मतलब आधा।
आधे से थोड़ा कम, मतलब जैसे, अच्छा देखो इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू घटेगी। इसको भी चाहे तो नोट में कहीं दाएं बाएं लिख लेना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। और ऐसे भी कॉमन सेंस है, समझ सकते हो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे सेपरेशन बढ़ेगा, अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। जो फोर्स की वैल्यू ही डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब अगर ये पूछा जाए कि भाई कितना ऊपर जाएं कि जी की वैल्यू डिक्रीज होते होते सिर्फ 49% रह जाए, तो फिर सही फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी का 49%, यही मतलब हुआ, इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। यहां पे फिजिक्स का काम खत्म, मैथमेटिक्स का काम चालू। सॉल्व कर लोगे, जी से जी निपट गया, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 49, ये चला गया ऊपर 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आ गया 1, स्क्वायर रूट ले लो, 10 डिवाइडेड बाई 7, इधर हो गया 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 गया इधर, 10 माइनस 7 दैट इज 3/7। तो यहां से h की वैल्यू कितनी मिलेगी, h की वैल्यू मिलेगी 3/7 आर ई। समझ गए, h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/7 आर ई। सॉल्व कर लोगे इस तरीके से, 3/7 आर ई हाइट पर अगर हम जाएं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होते 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 कितनी हो जाएगी, 49% रह जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो अब आगे बढ़े, अर्थ सरफेस से नीचे चला जाए तो ऊपर जाने पे जी की वैल्यू घटती है। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे जाने पे क्या होगा, वेरिएशन इन जी बिलो अर्थ सरफेस। इसमें पूरा अर्थ बना लेते हैं, ये है प्लैनेट अर्थ, मास एमी, रेडियस आर ई। अब अर्थ सरफेस से आप गए h डेप्थ नीचे और यहां आपने किसी m मास के ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो क्या होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर ये ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव हो, मतलब वहां स्पेस होना चाहिए ताकि वो एक्सेलरेट कर सके, जैसे कोई टनल वगैरह बना लो, तो अब इसमें जो भी एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए उसको जी डैश लिखेंगे। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको मान लेते हैं जी डैश। अब इसमें याद करो, हमने पढ़ा था कि अर्थ सरफेस के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रख दिया जाए तो ध्यान रहे, जितना मैं अर्थ का ये पोर्शन कलर कर रहा हूं, स्क्रैच कर रहा हूं, ये इतना अर्थ का पोर्शन ही इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ये इतना पार्ट इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। ये हम लोगों ने जब पिछली वीडियो में जब ग्रेविटेशनल फील्ड समझा था ड्यू टू स्फीयर, जिसमें सॉलिड स्फीयर का भी हमने केस देखा था, स्फेरिकल शेल का भी हमने केस देखा था, वहां हम लोगों ने डिटेल में समझा था। जैसे ये वाला जो मास है इसकी पोजीशन देखो, अर्थ का ये एक पार्ट ले लो और एक ये पार्ट ले लो, इस वाले पार्ट के लिए ये स्फेरिकल शेल के भीतर का कोई पॉइंट होगा और इस वाले स्फीयर के लिए इसके सरफेस का एक पॉइंट होगा। तो स्फेरिकल शेल के भीतर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, जीरो, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो। और इसके लिए हम सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे किचन में से एक प्याज लो, ओनियन, अब इस प्याज में देखो कई सारी परतें होती हैं, उसमें से ऊपर की पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत के बाद, तीसरी परत के बाद और चौथी परत के ऊपर, मतलब तीसरी और चौथी परत के बीच में एक एकदम छोटा सा पॉइंट लो। अगर कोई पूछे कि उस पॉइंट पर एक छोटा सा हम पॉइंट मास रख दें तो कितना फोर्स लगेगा, तो ऊपर वाली परत, उसके बाद वाली परत, उसके बाद वाली परत के बाद है ना वो पॉइंट,
तो ऊपर की 3 परत के लिए वो जो पॉइंट होगा या जो पॉइंट मास होगा वो स्फेरिकल शेल के भीतर का पॉइंट होगा। उसके भीतर एक पॉइंट पे मास हमने रखा है, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो। और नीचे का जो अनियन का हमारा स्ट्रक्चर बचेगा उसके लिए वो पॉइंट सरफेस का पॉइंट होगा, तो उस पर फोर्स लगेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी। और हमने पढ़ा था कि बाहर के किसी पॉइंट के लिए, इवन सरफेस के लिए, पूरे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हुए पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। वही काम इसमें भी करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से वही लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स एफ जी इज इक्वल्स टू एम, एक्सेलरेशन जी डैश। अब एफ जी ध्यान से देखना, कैपिटल जी M1 में मास ऑफ अर्थ नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन का मास लिखेंगे, ये अर्थ के टोटल मास से कम होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए इसको एमई ना लिख के एमई डैश लिख लिया जाए। तो जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच होगा इस केस में। देखो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक, ये हो गया पूरा हमारा रेडियस ऑफ दैट इज आर ई, और उसमें से ये एच निकाल दो तो ये बचा आर ई माइनस एच, यही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी। तो ये हो गया जी एम ई डैश एम डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी डैश। तो एम से एम कैंसिल, यहां से हमें मिला जी एम ई डैश डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डैश। इक्वेशन नंबर स्टार। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या किया जाए, अब इसमें एम ई डैश का ये वाला फॉर्मूला लिखें, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी अगर हम रो लें तो एवरेज देखो कांस्टेंट होता है। एवरेज में चाहे हम इतने पोर्शन का एवरेज डेंसिटी लें या पूरे अर्थ का एवरेज डेंसिटी लें या इतने छोटे से पार्ट का एवरेज डेंसिटी लें, एवरेज डेंसिटी सेम होगा। जैसे एक शॉर्ट तरीके से आप समझ लो, जैसे क्रिकेट मैच देखते हो, वनडे मैच में जैसे पहले ओवर में 2 रन बने, दूसरे ओवर में 3 रन बना, तीसरे ओवर में 10 रन बना, चौथा ओवर मेडन गया, इस तरह से करते करते 50 ओवर में 300 रन बना। तो हम बोलते हैं यार एवरेज 6 रन्स पर ओवर बने हैं। मतलब इनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यार मोटे मोटे तौर पर मान लो ऐसा कि हर ओवर में 6 रन बना, तो 50 ओवर में 50 इंटू 6 300 रन बन गए। तो ये जो 6 रन पर ओवर है ये कांस्टेंट है। ये पहले से अगर 10 ओवर तक देखें तो हम 6 के हिसाब से 60 रन बोलेंगे, अगर 45वें से 50वें ओवर तक 5 ओवर में हम देखें तो 5 का 30 रन बोलेंगे, बट ये 6 रन पर ओवर कांस्टेंट होगा। तो उसी तरह से यहाँ एवरेज डेंसिटी जो है ये भी कांस्टेंट होगी। तो जी एम ई डैश लिखते हैं, एवरेज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है आर ई माइनस एच, इसका क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डैश। इससे ये कैंसिल, यहां से हमें मिलेगा जी डैश इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर ई माइनस एच। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार डैश, या इसको रहने देते हैं, इसी को स्टार मान लेते हैं। फिर एक फॉर्मूला मैंने जी का पढ़ाया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, 4/3 पाई रो जी आर ई, याद है? ये आ गया इक्वेशन नंबर स्टार डैश। इक्वेशन नंबर स्टार में स्टार डैश लटका दो, माने डिवाइड कर दो। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू मिला आर ई माइनस एच बाई आर ई। इसको अलग अलग कर दें, मतलब आर ई बाई आर ई दैट इज 1 माइनस एच बाई आर ई। तो फाइनली यहां से जी डैश की वैल्यू हमें मिलेगी जी 1 माइनस एच बाई आर ई। इसमें कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ा है, प्योर फॉर्मूला है, शुद्ध फॉर्मूला है। यानी अर्थ सरफेस से एच डेप्थ नीचे जाने पे पहली बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। देखो ये 1 माइनस एच बाई आर ई है ना, तो जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ाओगे
वैसे वैसे ये वाला टर्म बढ़ेगा, 1 में से जो चीज़ माइनस हो रही है वो बढ़ेगा। तो जब ज़्यादा माइनस होगा तो ऑब्वियसली कम बचेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। ऊपर जाने पे भी डिक्रीज होता है, नीचे जाने पे भी डिक्रीज होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाए और h डेप्थ नीचे जाए तो दोनों केस में से किस केस में g की वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, उसको भी देखते हैं। ये तो नीचे जाने पे g की वैल्यू में होने वाला चेंज है, ऊपर जाने पे क्या होता था, g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, जो अप्रोक्सीमेशन करने के बाद आया था। इसमें देखो सिर्फ h बाई आर है, इसमें 2h बाई आर है, इसमें ज्यादा माइनस हो रहा है ना। इसका मतलब अगर अर्थ सरफेस से h हाइट पे ऊपर जाएं और यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें, और h डेप्थ नीचे जाएं और यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें, तो ऊपर वाले केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नीचे की अपेक्षा, नीचे के कंपैरिजन में ज्यादा कम हो जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे कहीं नोट वोट में कोपचे में लिख लेना। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर ई। अब इसमें देखो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी अच्छे से समझ लो। अगर हम आपसे कहें कि बेटा अर्थ के सेंटर पे जाओ और वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ इस फॉर्मूले से, तो जब आप अर्थ सरफेस से चलोगे चलोगे और कहां पहुंचोगे, अर्थ के सेंटर पे, तो ये जो h है ये आर ई के इक्वल होगा ना। और इस फॉर्मूले में देखो h को जब आर ई का आप इक्वल रखोगे तो नोट इंपॉर्टेंट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ h इज इक्वल्स टू आर ई, हेंस g एट द सेंटर ये क्या होगा, 0। तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। फिर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वेट का फॉर्मूला यही होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg। तो जब सेंटर पर g की वैल्यू 0 है तो अर्थ के सेंटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा, 0। तो अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू भी 0 होती है एंड हेंस वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है वाइवा में आपसे एग्जामिनर जो आपका वाइवा लेगा वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। तो ये क्लियर हो गया, ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी। ऊपर जाने पे जी की वैल्यू नीचे की अपेक्षा ज्यादा तेजी से घटती है। फिर नीचे जाते जाते अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो जी की वैल्यू 0 एंड हेंस वेट भी क्या हो जाएगा, 0। और इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन अगर सेट किया जाए तो कर लोगे कि आर ई बाई 2 डेप्थ पे जाने पे कितना होगा जी की वैल्यू, पुट कर दो इसी में, एच की जगह आर ई बाई 2, आर ई सारी कैंसिल, 1/2, एक में से आधा घटेगा आधा बचेगा, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, g/2। ऊपर होता है 9.8, आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6400 का आधा कितना होगा, 3200। यानी यहां से अगर 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर नीचे जाएं और वहां थोड़ा स्पेस वगैरह बना के किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें ताकि वो एक्सेलरेट हो सके, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें, केस नंबर 3 देखा जाए। कहते हैं कि अर्थ अपने पोल्स पे थोड़ी थोड़ी चपटी है। कितनी चपटी है भाई, नेट पे ढूंढो, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, थोड़ा सा अपने पोल्स पे, यह है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो यहां पे हल्का सा ऐसे चपटा हो गया और यहां पे हल्का सा ऐसे चपटा हो गया। कोई पूछेगी ये कितना चपटा होता है, तो ये लगभग 21 किलोमीटर होता है। अब देखो जी का जो फॉर्मूला है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर।
इसमें आर को पकड़ो, आर क्या है, रेडियस। तो जब शेप ही परफेक्टली स्फीयर नहीं है तो अगर हम रेडियस भी मेजर करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। इवन ये भी कहीं पे ऐसे माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट है, हालांकि उसकी हाइट बहुत ही कम होती है अर्थ के कंपैरिजन में, बट कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो ये भी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। और पोल्स पे तो 21 किलोमीटर दब गया है, चपटा है। और ये बीच वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, विषुवत रेखा, इक्वेटर। यहां पे बताओ, अच्छा आर की वैल्यू मैक्स होगी ना, और यहां अगर चपटा हो गया है तो यहां रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगी, ये मिनिमम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आर मिनिमम होगा तो जी मैक्सिमम होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ना। तो जहां रेडियस सबसे कम दिख रही है वहां जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो याद रखना, पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर आर मैक्स है, इसलिए जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो जी की वैल्यू में अर्थ के शेप की वजह से ये वेरिएशन होता है। कोई पूछे कि पोल में और इक्वेटोरियल लाइन में, या ये जो विषुवत रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भू माने पृथ्वी, मध्य मतलब ठीक बीचों बीच से जाने वाली लाइन, इन दोनों में कहां पे जी की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा या कम होती है, तो पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इस बीच वाली लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, जो जी की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने वेट के बारे में भी पढ़ा था कि वेट होता है mg। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए कि किसी पर्सन का वेट पोल पर ज्यादा होगा कि इस इक्वेटोरियल लाइन पे ज्यादा होगा, तो जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वेट भी ज्यादा होगा। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया सकता है कि कोई आदमी है, वो पोल से इस इक्वेटर की तरफ आ रहा है या इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, बताओ उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये इधर से इधर आएगा तो वेट मैक्सिमम से मिनिमम होगा, यानी वेट डिक्रीज होगा, और अगर इधर से इधर जाएगा तो वेट इंक्रीज होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अर्थ के शेप की वजह से जी में क्या पॉसिबल चेंजेस होते हैं। इवन अर्थ सरफेस पे भी अलग अलग जगह, जैसे आप अपने शहर में किसी भी एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, मसूरी चले जाओ वहां जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, कनाडा चले जाओ वहां जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, किसी दूसरे शहर में चले जाओ वहां जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, और अगर 9.8 आगे 3-4 डिजिट तक हम देखें तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जगह हमें मिलेगा, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसका रेडियस थोड़ा बहुत हर जगह अलग अलग ही होता है, इसलिए जी की वैल्यू भी स्लाइटली अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में देखो वेट और मास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वेट तो मैंने आपको बताया अभी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। तो ये हो गया अर्थ, चाहे ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे रखा हो चाहे छोड़ा जाए, अर्थ इस पे जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी Fg, इसकी वैल्यू mg होती है। यही होता है इस ऑब्जेक्ट का वेट। तो वेट नथिंग बट फोर्स ही है। किसका फोर्स? अर्थ का फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मास में और वेट में एक बार डिफरेंस आप क्लियर कर दो। चलो वो भी क्लियर कर लेते हैं। मास और वेट। नंबर 1, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका यूनिट केजी, इसका यूनिट न्यूटन। देखो, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। मेरा मास अगर 75 केजी है तो चाहे हम चंद्रमा पे चले जाएं, चाहे किसी भी प्लैनेट XYZ पे चले जाएं, चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, मेरा मास हमेशा 75 केजी ही रहेगा। बट वेट कांस्टेंट नहीं होता, वेट इज वेरिएबल। अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वेट चेंज होगा, क्योंकि जी चेंज होता है। जैसे जैसे जी में वेरिएशन होगा वैसे वैसे वेट में ही वेरिएशन होगा। और वेट में ही क्या, हर वो फिजिक्स का फॉर्मूला जिसमें जी इन्वॉल्व है,
जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था 2u sin थीटा बाई जी, वहाँ जी आता है। आगे आप एसएचएम में पढ़ोगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी, वहाँ जी आता है। जहाँ जहाँ भी जी आएगा तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, इक्वेटर पे रहेंगे, पोल पे रहेंगे, तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके फॉर्मूले में जी है वो चेंज होगी। तो वेट भी चेंज होगा, ऊपर जाने पे वेट घटेगा, नीचे जाने पे वेट घटेगा, अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाएगा, दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं तो वेट अलग हो जाएगा। तो वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ खड़े हो। तो मास कांस्टेंट होता है, वेट वेरिएबल होता है। फिर देखो इस यूनिवर्स में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो एनर्जी का पार्टिकल होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे फोटोन वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैटेरियलिस्टिक फॉर्म में है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, कुछ भी हो, उसमें मास जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मासलेस हो और इस फिजिकल वर्ल्ड में मैटेरियलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट वेट 0 हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल तो अभी हमने देखा, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये कुछ खास खास डिफरेंस है मास में और वेट में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका आखिरी पार्ट देखते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से स्मॉल जी में कैसे वेरिएशन होता है। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करता है कि नहीं करता है? फील होता है? फील भी नहीं होता। तो ये अर्थ है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। अर्थ ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमता है। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी। अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में घूमता है, 24 आवर्स में। तो ओमेगा की चाहे तो आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 पाई बाई टी, टी में 24 घंटा, 24 इंटू फिर मिनट में 60 इंटू फिर सेकंड में 60। बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, 10⁻⁻⁴ वोर के मैग्नीट्यूड का, ऑर्डर का। तो वैल्यू तो रद्दी ही होती है, बट ओमेगा चाहे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई बाई टी से। अब देखो ये सेंटर ऑफ द अर्थ, ये है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। मान लेते हैं ये एंगल है लैम्डा। तो जब ये अर्थ ऐसे घूमेगी और यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी ऐसे घूमेगा, और इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। अगर बाहर से हम देखेंगे तो अर्थ सरफेस से बाहर ऐसा स्पेस में चले जाओ और देखो उसको, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है और साथ ही साथ और ऐसे भी घूम रही है, उसको छोड़ो। सिर्फ अगर इसकी एक्सिस पे हम देखें इसको घूमते हुए, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और उसके मोशन का सेंटर यहां होगा। ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे थोड़ी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा वो कहां होगा, यहां। इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। अर्थ की रेडियस आर ई, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। आर ई का कंपोनेंट करें तो ये आएगा आर ई कॉस लैम्डा। तो स्मॉल आर की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी आर ई कॉस लैम्डा। इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, आगे यूज होगा। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं कि अर्थ के रोटेशन से जी की वैल्यू कैसे चेंज हो जा रही है। तो एक तो पहले इस पे अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, इसको लिख लिया जाए एफ जी, और एफ जी की वैल्यू सीधे सीधे होगी एम जी। अर्थ सरफेस पे ही है तो जी जी ही होगा, इसी को वेट भी बोलते हैं। तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाई, जिसको वेट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एम जी। अब देखो अगर हम अर्थ के फ्रेम में देखें, मतलब यहीं कहीं बैठ जाएं और इस ऑब्जेक्ट को देखें, तो हमारे रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, हमारे रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में होगा।
तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हुआ? नॉन इनर्शियल, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम हमेशा एक्सेलरेटिंग होता है, और अगर रोटेटिंग फ्रेम में हम बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ हमें एक फोर्स और लगाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा, जिसको देखेंगे उसका मास, जहां से देखेंगे वहां का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप बोल सकते हो, रेडियली आउटवर्ड। इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा? ये होगा mr⍵²। याद करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वही तो पलट के लगता है, mr⍵²। आर की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। तो इस पे बेसिकली ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो ये लग ही रहा है हमेशा, अर्थ के घूमने की वजह से इस पे बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, mr⍵²। तो अब इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, एक तरह से वो इस पे इफेक्टिव ग्रेविटी की तरह वर्क करेगा। ये फोर्स देखो होता बहुत छोटा है, जब छोटा होगा और आप उसका रिजल्टेंट लेंगे तो यहां कहीं आएगा। तो अर्थ सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस पे दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द एग्जैक्ट सेंटर और एक रेडियली आउटवर्ड सूडो फोर्स। उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो अर्थ के सेंटर से स्लाइटली दाएं बाएं खिसक जाता है। यानी इस पे जो नेट फोर्स लगेगा अर्थ के रोटेशन की वजह से और अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, वो नेट फोर्स सेंटर की तरफ नहीं होता, सेंटर से थोड़ा डिसलोकेटेड होता है। अच्छा खैर, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। अब ये जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जी से अलग होगा। ऑब्वियसली फोर्स चेंज हो जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। उस एक्सेलरेशन को ले लेते हैं जी डैश। तो अब ये जो जी डैश है, इस जी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने पे जो भी आएगी, हम बोलेंगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से इफेक्टिवली जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और कितनी हो जाती है? जी डैश। अब रहा सवाल कि जी डैश कैलकुलेट कैसे होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएं, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर। ये बहुत आराम से आपको समझाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, कंफ्यूजन रहता है। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। इसमें r स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट कैंसिल। r क्या होता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? एफ नेट। एफ नेट इसका स्क्वायर। p क्या होता है? पहले वाले वेक्टर या फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज एफ जी। एफ जी का स्क्वायर। क्यू क्या है? दूसरा वाला फोर्स यानी mr⍵², इसका स्क्वायर प्लस 2 p की जगह एफ जी, क्यू की जगह mr⍵² इंटू कॉस, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ये वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल। ये एंगल बताओ, अच्छा अगर लैम्डा है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? ये होगा 180 डिग्री माइनस लैम्डा। तो ये हो गया cos 180 डिग्री माइनस लैम्डा। आराम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। एफ नेट को ये लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो ये एम जी डैश हो गया। एफ जी क्या है? देखो एम जी है, इसका स्क्वायर प्लस mr⍵², इसका स्क्वायर। cos 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है, तो ये हो गया माइनस 2 एफ जी की जगह एम जी mr⍵² और cos लैम्डा। कोई डाउट नहीं है इसमें? cos 180 डिग्री माइनस लैम्डा माइनस cos लैम्डा हो गया। अब देखो इसमें m स्क्वायर निपट जाएगा, m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर और m इंटू एम, यहां भी m स्क्वायर। तो अगले स्टेप में m स्क्वायर निपटा देते हैं। यहां बचा g डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां बचा g स्क्वायर, यहां बचा r⍵² का स्क्वायर माइनस 2 m इंटू एम, एम स्क्वायर कैंसिल, g r⍵² cos लैम्डा। अब ध्यान से देखो, ओमेगा की वैल्यू मैंने बताई थी ना, बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴ और के ऑर्डर का होता है। उसका स्क्वायर है और फिर उसका स्क्वायर है, तो ओमेगा की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी होगी। तो बहुत छोटी होगी तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू रद्दी है।
जी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर माइनस 2 जी, आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर ई कॉस लेमडा, तो 2 जी ओमेगा स्क्वायर और आर की वैल्यू कैपिटल आर ई कॉस लेमडा, और एक कॉस लेमडा पहले से ही इंतजार कर रहा है, कॉस स्क्वायर लेमडा। यहां तो कोई डाउट नहीं है आपको? अच्छा, अब देखो जी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको? जी स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, यहाँ बचा 1, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, जी स्क्वायर है तो एक जी से जी कैंसिल होगा, नीचे जी बचेगा। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, बस एक दो स्टेप और रह गए हैं। वैसे इसका प्रूफ जनरली आपके एग्जाम में नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आता, आएगा तो भी आप कर ही लोगे आराम से। स्क्वायर रूट लेते हैं, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे मतलब 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी की पावर 1/2, यही हुआ स्क्वायर रूट का मतलब। इसमें फिर वही बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन एक्स, मतलब इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई करो। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, जी डैश इज इक्वल्स टू, अब इस जी को अंदर भेज देते हैं, जी का 1 में मल्टीप्लाई होगा जी माइनस, जब जी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा, ये है हमारा मेन फॉर्मूला। यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से इफेक्टिवली जी की वैल्यू में चेंज होता है, पहला पॉइंट। जी डैश जी माइनस समथिंग आ रहा है, माइनस आ रहा है तो पक्का है जी की वैल्यू घटेगी ही। जी की वैल्यू कितनी घटेगी वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करता है ओमेगा पे, कि अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। हालांकि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम लें कि अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ने लगे या घटने लगे, अगर अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो जी डैश की वैल्यू और कम हो जाएगी, जी से ये जो एक्सप्रेशन माइनस हो रहा है अगर ये वैल्यू बढ़ने लगे तो जी से वैल्यू और घटने लगेगी। दूसरा लैम्डा पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे सिचुएटेड है, तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू क्या होने वाली है। अब इसमें भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नोट नंबर 1, एट इक्वेटर्स, इक्वेटर पे बताओ, अच्छा लेमडा की वैल्यू 0 डिग्री होगी ना, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और मैक्सिमम होती है, तो जी डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, यानी इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कम हो जाती है। ये तो हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा था कि पोल्स में और इक्वेटर में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम और यहां पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहां के लिए लगेगा? इक्वेटर्स के लिए। अब इसी में अगर मान लो ये क्वेश्चन बनाया जाए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं कि अर्थ घूम रहा है, अगर इसको बहुत तेजी से घुमाएं और इतनी तेजी से घुमाएं कि जी डैश की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है, अर्थ इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है और घूमने की वजह से इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर ये बहुत तेजी से घूमने लगे और इतना जबरदस्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो जी डैश की वैल्यू इफेक्टिवली क्या हो जाएगी? 0। कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन फील इस ऑब्जेक्ट को नहीं होगा। तो उस केस में दिन कितने घंटे का होगा, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड
कि अर्थ पे दिन कितने घंटे का होगा जब अर्थ को इतनी तेजी से हम घुमाएं कि जी डैश की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो देखो जी डैश की वैल्यू 0 करो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी जी बाई आर ई, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी स्क्वायर रूट जी बाई आर ई, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी बाई आर ई, यहां से टी की वैल्यू मिलेगी 2 पाई स्क्वायर रूट आर ई बाई जी। ये बड़ा स्पेशल एक्सप्रेशन है, ये आप आगे एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू आती है 84.6 मिनट, मतलब 1.5 घंटे लगभग, मान लो 90 मिनट का 1.5 घंटा होता है, यानी अभी अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है 24 घंटे। अर्थ इतनी तेजी से घूमे कि एक चक्कर सिर्फ 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, इतना फास्ट ऑस्किलेशन हो, इतना फास्ट रोटेशन हो। तो इतना फास्ट अगर रोटेशन होगा तो क्या होगा, इक्वेटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वेटलेस वाली कंडीशन में आ जाएगा, उस पर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी डैश है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, लिख लेना। तो ये क्लियर हो गया आपको इक्वेटर पर क्या कंडीशन है। उसके बाद नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 एट पोल्स। पोल्स पे क्या होगा, एट पोल्स लेमडा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो इसी में ना कॉस स्क्वायर लेमडा था एक्सप्रेशन में, तो जी डैश इज इक्वल्स टू आएगा जी कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, जी डैश की वैल्यू आएगी पूरा जी, यानी जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहीं होगा पोल पे तो देखो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से इसमें कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इसके सर्कुलर मोशन की रेडियस 0 होगी, हिंस इस पे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए पूरा अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा और उसकी वैल्यू पूरी आएगी जी डैश इज इक्वल्स टू जी। तो ये था आपका नोट नंबर 2 और ये हम लोगों ने चौथा नंबर का केस डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं, अब अगली वीडियो में इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो बहुत तगड़ा वीडियो है, इसमें आपने 1-1.25 घंटे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को दोबारा से देखो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसके फॉर्मूले को हम और कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं नीचे जाएं, अर्थ के शेप की वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से जी में कैसे कैसे चेंज होता है, वो मैंने आपको डिटेल में एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फिर मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।